ठीक है, देखो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल आईएसएफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कहाँ बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड एट आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज फॉर्म्ड एट आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। और क्यों बिकॉज ऑफ इंक्रीज, क्योंकि इस जगह में इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद जबकि जो ड्रेन कहाँ होता है, ये इंटरस्टिशियल बनता तो आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज में है, लेकिन ड्रेन कहाँ होता है? ये वेन्यूलर एंड ऑफ कैपिलरीज में ये ड्रेन होता है। क्योंकि वहाँ उस जगह में जो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट करता है कि ये फ्लूइड ड्रेन हो। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो कुछ जो इंटरस्टिशियल, सम ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो क्या करता है? ये होता है जो रिच होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में और रिच होता है प्रोटीन्स में। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम क्या कहते हैं यार, हम इसको कहते हैं लिम्फ। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की इसकी फिर सेपरेट चैनल होती है किसकी? एब्जॉर्प्शन की। और ये चैनल्स को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक्स। ठीक है ना, ये चैनल्स को हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब ये डायग्राम देखें, इसमें ये देखें, ये हमारी पूरी की पूरी सर्कुलेशन है। ठीक है, यहाँ से आगे कैपिलरी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आगे कैपिलरी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिलरी है। ये वाला जो एरिया है ये आर्टीरियल, ये देखो आर्टरी है ना, ये देखो वेन है। तो ये वाला जो कैपिलरी का एरिया है ये कहलाता है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये फिर वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, क्योंकि ये वेन्स के पास है ना। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब देखिए, कुछ प्रेशर्स यहाँ होते हैं, कुछ प्रेशर्स यहाँ होते हैं। इन प्रेशर्स में जो मेन जो प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हमारा जो चेंज होता रहता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता, इसलिए इसका इतना रोल नहीं होता इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बनने में। ठीक है, अब होता क्या है? यहाँ से देखें, यहाँ से आता है फ्लूइड, यहाँ पे इस पॉइंट पे हाई होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से पता है कहते हैं ना बी हाइड्रोस्टेटिक। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, यहाँ पे याद रखें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फ्लूइड क्या करता है? रश करके फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है ना, इंटरस्टिशियम में आ जाता है। इसीलिए अब ये क्या कहलाता है? ये ब्लड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर जैसे ही ये ब्लड ऐसे वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज में आता है तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड यहाँ से रश करके अंदर चला आता है। ठीक है ना, फ्लूइड यहाँ से रश करके अंदर चला आता है। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड 15 के आसपास तक होता है, 15 का आ गया या 27 का आ गया, इसी तरह कुछ चेंजेस आती हैं। ऑलमोस्ट 40 से कम होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड अंदर चला जाता है। तो जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आता है ये इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड दैट्स क्यों आता है बाहर? बिकॉज ऑफ increased hydrostatic pressure almost 40 at the arterial end of the कैपिलरी। ठीक है ना। तो इसी वीडियो में हमने क्या किया है, TS311 में हमने आगे एडिमा को भी डिफ़ाइन किया है। ये आपने इससे फारिग होके आपने एडिमा का भी थोड़ी सी वीडियो TS3 में जाके आपने देखनी है कि कैसे ऑनकोटिक प्रेशर्स चेंज होते हैं एक ही उसमें और कैसे एडिमा बनता है। और पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा की हमने क्या की है, वहाँ पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की है और वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने ये डायग्राम देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो लिम्फ होता है ना वो एक तरफ से आ रहा होता है लोअर लिम्फ से और एब्डोमेन से, और एक तरफ से आ रहा होता है हेड और राइट आर्म से। ठीक है ना, देखो अगर इस तरह का हम फेस बना दें तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये हेड के साथ ये राइट आर्म वाला ये जो हिस्सा है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट से फिर राइट इंटरनल जुगुलर वेन में जाता है। ठीक है, ये वाला
ये वाला। अब पाँव के साथ जो एब्डोमेन वाला जो सारे का सारा और लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म वाला, ये सारा कहाँ जाता है? लोअर लिम्ब एब्डोमेन, ये सिस्टर्ना काइलाई के पास जाता है। सबसे पहले सिस्टर्ना काइलाई आपको पता है जो शुरू में नीचे बनती है थोरेसिक डक्ट के नीचे उसमें एल समथिंग एब्डोमेन में, और वहाँ पे ये हम, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिंक टू मैं दे रहा हूँ थोरेसिक डक्ट, इस जगह में हम थोरेसिक डक्ट पढ़ेंगे। सिस्टर्ना काइलाई फिर बनता है थोरेसिक डक्ट फिर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन में जाके एम्प्टी होती है। तो ये पूरी बॉडी का लिम्फ है, एक तरफ से आ रहा है हेड एंड राइट आर्म से, दूसरी तरफ से आ रहा है एब्डोमेन और लेग्स और लेफ्ट आर्म वगैरह से, ये सारा, ठीक है। ये लिम्फ के दो मेन चैनल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। याद रखें, लिम्फेटिक्स जो होते हैं ना पूरी बॉडी में वेन्स के साथ साथ चलती हैं, साथ ही बुझेन वेन्स के, लिम्फेटिक्स वेन के साथ साथ चलती हैं, एक्सेप्ट किन जगहों में? कॉर्टिकल बोन वाली जगह में और सीएनएस में लिम्फेटिक्स वेन्स के साथ नहीं होती, ये दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर हम लिम्फ की बात करें, अगर पर डे लिम्फ कितना बनता है? 8 लीटर पर डे बनता है। पर डे कितना बनता है? ये 8 लीटर पर डे। अच्छा, ये फिर अफरेंट लिम्फेटिक्स के ज़रिए कहाँ जाता है? ये लिम्फ नोड्स में जाता है। लिम्फ नोड्स भी हम पढ़ेंगे, अफरेंट लिम्फेटिक्स याद है तो लिम्फ नोड्स का, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि वहाँ से इस जगह में लिम्फ नोड्स में फिर ये वॉल्यूम इसका हाफ किया जाता है, ठीक है, और प्रोटीन कंसंट्रेशन 2x की जाती है। वॉल्यूम किया जाता है हाफ और प्रोटीन कंसंट्रेशन इस 2x की जाती है। उसके बाद फिर रिमेनिंग क्या 4 लीटर। जब वॉल्यूम 8 लीटर का हाफ कितना है? 8 लीटर का हाफ 4 लीटर जो लिम्फ होता है ना, ये 4 लीटर लिम्फ इट री इंटर्स सर्कुलेशन, ठीक है। पर डे यानी कि 8 लीटर बनता है और 4 लीटर री इंटर होता है सर्कुलेशन में पर डे, ठीक है। और ये सर्कुलेशन में कैसे जाता है? सर्कुलेशन में इट इंटर्स थ्रू गोज़ टू वेन्स वाया इफरेंट लिम्फेटिक्स, याद रखें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों की बात की, AL एफरेंट लिम्फेटिक्स और EL इफरेंट लिम्फेटिक्स की। तो जब हम लिम्फ नोड देखेंगे तो ये चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। लिम्फ नोड की डायग्राम आना आपको चाहिए लाजमी, ठीक है, ठीक है ना। कि देखें कि रेस्टिंग जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है ना, वो -2 से लेके -6 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। रेस्टिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर -2 से लेके -6 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। वाइल प्रेशर विद इन लिम्फेटिक्स जो ठीक है ना, विद इन लिम्फेटिक्स जो प्रेशर होता है ना, वो दैट इज़ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। अगेन रेस्टिंग इंटरस्टिशियल प्रेशर इज -2 to -6 मिलीमीटर ऑफ वाटर, वाइल प्रेशर विद इन लिम्फेटिक्स इज पॉजिटिव। तो लिम्फ फ्लो क्या होती है? अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट होती है ड्यू टू, ठीक है ना। अब इसकी दो रीज़न्स है। नंबर वन रीज़न क्या है? देयर इज़ ट्रांजिएंट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल प्रेशर सेकेंडरी टू मसल कंट्रक्शन एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन, ठीक है। ट्रांजिएंट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल प्रेशर सेकेंडरी टू सेकेंडरी टू दो चीज़ें देखो, मसल कंट्रैक्शन, ठीक है ना, और रिलैक्सेशन जो, और एक्सटर्नल मसल कंट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन या फिर रिलैक्सेशन ऑफ लिम्फेंजियोन्स, ठीक है ना, सिक्वेंशियल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लिम्फेंजियोन्स की वजह से क्या हो सकती है? ट्रांजिएंट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल प्रेशर। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिम्फ फ्लो करता है अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू, इसकी रीजंस हैं, इसकी 3 रीजंस हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1, क्योंकि ट्रांजिएंट इंक्रीज होता है किस में? इंटरस्टिशियल प्रेशर में। किस वजह से? नंबर 1 मसल कंट्रक्शन और एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से। नंबर 2 रिलैक्सेशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिम्फेंजियोन्स की वजह से। क्या होता है? ट्रांजिएंट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल प्रेशर, जिसकी वजह से लिम्फ को अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो करना होता है। 2 कॉजेज मैंने आपको इधर बता दिए, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लिम्फेंजियोन्स और मसल कंट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन। तीसरी कॉज क्या है? ठीक है ना, देखो तीसरी कॉज ये है कि जो लिम्फेटिक जो होते हैं ना, लिम्फेटिक्स उनमें वाल्व्स होते हैं, ठीक है, याद रखें। लिम्फेटिक्स में
वॉल्व्स होते हैं। ये लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ को, ठीक, ये वॉल्व्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये काम क्या करते हैं, लिम्फेटिक सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं लिम्फेटिक चैनल को। फॉर एग्जांपल इस तरह एक पाइप है, ठीक है, तो ये पाइप ऐसे ही सीधी पाइप है, ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन ये पाइप देखो, ये इस पाइप को देखो, वॉल सेगमेंट्स में डिवाइड, वॉल सेगमेंट्स में डिवाइड, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, तो ये जो वॉल्स है ना लिम्फेटिक्स को क्या करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, दे कंट्रैक्ट सिक्वेंशली, ठीक है, कंट्रैक्ट करते हैं, फिर ये अगर रिलैक्स कर रहा है तो ये कंट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स, सिक्वेंशली करके प्रोपेल करते हैं किसको, लिम्फ को टुवर्ड्स द लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है ना, याद रखें। ये एक तीसरा पॉइंट है कि जो कि शो करता है कि लिम्फ जो है दैट फ्लोज अगेंस्ट प्रेशर, ठीक है, मतलब अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखें अगर हम लिम्फेडीमा की बात करें, लिम्फेडीमा जो है इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है ना, लिम्फेडीमा को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, लिम्फ नोड को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, बल्कि लिम्फेडीमा को मैं ऐसे या ऐसे डिनोट करता हूँ, लिम्फ नोड को मैं ऐसे डिनोट, ये सारी चीज़ें मुझे लिम्फ नोड से ही याद आएंगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थी, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, लिम्फेटिक वेसल को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, लिम्फेटिक वेसल को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी उसमें जो अपनी डिक्शनरी में आ गई हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो लिम्फेडीमा या ये, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लिम्फेडीमा को डिफाइन कैसे करेंगे, एबनॉर्मल लिम्फ स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, या फिर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाई प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेडीमा, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, देखें जो लिम्फेडीमा है वो क्या होता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ नियर नॉर्मल, ये देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ नियर नॉर्मल कैपिलरी फिल्ट्रेशन ये डेवलप कर जाता है। देखें होता क्या है, या तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लिम्फ नोड की जो डैमेज की वजह से, या फिर लिम्फ वेसल की डैमेज की वजह से, इसको ऐसे ही लिख दो यार, लिम्फ वेसल की डैमेज की वजह से, ठीक है, ये हो गया। और या फिर नंबर 3, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ नियर नॉर्मल नेट कैपिलरी फिल्ट्रेशन, ये लिम्फेडीमा हो जाता है, ठीक है। अगेन मैं आपको बताता हूँ लिम्फेडीमा के कॉजेज़ हैं, ठीक है। लिम्फ नोड डैमेज हो सकता है तो लिम्फेडीमा हो सकता है, लिम्फ वेसल डैमेज हो तो लिम्फेडीमा हो सकता है, या फिर कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जिनकी वजह से इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नियर नॉर्मल नेट कैपिलरी फिल्ट्रेशन लिम्फेडीमा आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लिम्फेडीमा की, तो हमारे पास 2 किस्म की क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी लिम्फेडीमा है हमारे पास और सेकेंडरी लिम्फेडीमा है, ठीक है। लिम्फेडीमा तो लिखा है लेकिन बस मैं इस तरह लिखूँगा, ठीक है, इस तरह नहीं, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी लिम्फेडीमा है, देखें इसकी जो कॉज है दैट इज़ अननोन, कॉज यूके में है, ठीक है, कॉज इज़ अननोन, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रिजम्पशन हम क्या करते हैं, इट इज़ प्रिज्यूम दैट, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कोई ना कोई कंजेनिटल लिम्फेटिक डिस्प्लेजिया हो गया होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी लिम्फेडीमा है पेशेंट को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हो क्या सकता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, हो सकता है कि वो अंडर डेवलपमेंट उसकी हुई हो, जिसकी वजह से कुछ फ्यू लिम्फेटिक्स आपको बॉडी में नज़र आएंगी उस पार्ट में जहाँ पे स्वेलिंग है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, मतलब हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, तो एक तो ये हो सकता है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, और दूसरा क्या हो सकता है कि लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं वो टू मच उनकी डायलेटेशन, देखो अगर इस तरह का फ्लो हो तो फ्लो अच्छा है ना, इस तरह की अगर इस तरह की डायलेट होगी, कोई फ्लो नहीं होगा ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, एडिमा बन जाएगा, ठीक है, स्टेसिस होगी और एडिमा बन जाएगा। तो मतलब टू मच डायलेटेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल जो है
हो सकती है जिसकी वजह से पंप नहीं हो रहा लिम्फ। देखो इसमें नंबर तो ठीक है, देखो इसमें नंबर इज़ ओके, लेकिन टू मच डायलेटेशन है जिसकी वजह से पंप प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्यू लिम्फेटिक्स बनी हुई है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये प्रिजम्पशंस हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हाँ इनकी वजह से प्राइमरी लिम्फेडिमा हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी लिम्फेडिमा है वो 3 टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है। इसमें क्या क्या है हमारे पास, कंजेनिटल प्राइमरी लिम्फेडिमा, हम इसको कहते हैं प्रीकोक्स बोलते हैं, प्रीकोक्स PRAECOX प्रीकोक्स, और टार्डा। ये 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी लिम्फेडिमा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कंजेनिटल में एज अब अपीयरेंस क्या होगी, लेस देन 2 इयर्स में पेशेंट आपके पास होगा और एडिमा के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रीकॉक्स में क्या है, 2 से लेके 35 साल का पेशेंट आपके पास आएगा। टार्डा में क्या है, टार्डा में ग्रेटर देन 35 का पेशेंट, टार्डा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो कंजेनिटल जो है उसकी फिर अगेन 2 टाइप्स हैं, एक तो फेमिलियल है जो फैमिली में रन कर रही है, और एक सुपोरेडिक है जो बाद में पेशेंट ने गेन की है पैदाइश के बाद। फेमिलियल जो है इसको हम मिलरॉयस डिजीज़ बोलते हैं, मिलरॉयस डिजीज़, रॉयस डिजीज़। प्रीकॉक्स भी 2 टाइप्स की है, फेमिलियल और स्पोरेडिक। फेमिलियल को हम मीक्स सिंड्रोम बोलते हैं, मीक्स सिंड्रोम, MEIG, मीक्स सिंड्रोम। टार्डा फिर एक ही किस्म की है, एज इसमें एज फैक्टर है, आपने एज अगर 35 से ज़्यादा लेके आया है तो डेफिनेटली वो टार्डा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्राइमरी लिम्फेडिमा है, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फेडिमा के कॉजेज़ क्या हैं, जिस तरह हमने बताया था आपको कि जो प्राइमरी लिम्फेडिमा की जो कॉज है दैट इज़ अननोन, हम प्रिज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें, इसी तरह सेकेंडरी लिम्फेडिमा की फिर कॉजेज़ हैं, सेकेंडरी लिम्फेडिमा के कॉजेज़ हैं, याद रखें, ठीक है, याद रखें इसकी क्लियर कॉज इज़ क्लियर हियर अनलाइक प्राइमरी एडिमा। तो सबसे पहले कॉज की बात की जाए तो प्राइमरी इन्फेक्शन है, फिलारियासिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन टीनिया पेरिस हो गया, एक्सपोजर टू फॉरेन बॉडी सिलिका डस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन बॉडी सिलिका डस्ट हो गया, प्राइमरी लिम्फेटिक मैलिग्नेंसी यानी कि बी सेल लिम्फोमा जैसे हमारे उस पेशेंट का था जिसका हमने एम्पुटेशन की थी, वो हो गया। और उसके बाद याद है बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, बी सेल जिसमें CD20 पॉजिटिव था जिसकी बायोप्सी आई थी, ठीक है, जिसकी मैंने एम्पुटेशन की थी, ठीक है। इसी तरह मेड्स हो गए, मेड्स लिम्फ नोड में आने वाले मेड्स दूर कहीं से। इसी तरह रेडियोथेरेपी, लिम्फ नोड की रेडियोथेरेपी की वजह से भी लिम्फेडिमा हो सकता है, उसको हम कौन सा लिम्फेडिमा कहेंगे, सेकेंडरी लिम्फेडिमा कहेंगे। इसी तरह ट्रॉमा, ठीक है ना, ट्रॉमा की वजह से। इसी तरह सर्जिकल एक्सीजन ऑफ लिम्फ नोड की वजह से, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ लिम्फ नोड, याद है ये मैंने जो लिम्फ नोड की एक्सीजन की थी बायोप्सी के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स में ये लिम्फेटिक स्वेलिंग लेके आ सकते हैं। डू यू रिमेंबर दिस सर्जिकल एक्सीजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो पेशेंट्स का हमने सर्जिकल एक्सीजन की थी, किसकी, लिम्फ नोड की तो नहीं की थी, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि नहीं ये सेबेशियस सिस्ट नहीं होगी, ये लिम्फ नोड होगी, ठीक है ना। तो हमने उस वक्त कहा था कि अगर ये बाद में स्वेलिंग लेके आया तो ये लिम्फ नोड होगा, नहीं तो फिर सेबेशियस सिस्ट ही थी। इस तरह हमने कोई अपनी जो ट्रेनिंग की शुरुआत में हमने इस तरह का कोई वो किया था, ठीक है। इस तरह फिर देखें कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और DVT में भी लिम्फेडिमा हो सकता है, ठीक है। वो कैसे, हमने क्या कहा था कि ये लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक्स, ठीक है, ये वेंस के साथ रन करती हैं, एक्सेप्ट किन जगहों में, एक्सेप्ट CNS में और एक्सेप्ट का कॉर्टिकल बोन में ना। तो जब लिम्फेटिक्स वेन के साथ रन करें तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुई या DVT हुई तो लिम्फेटिक्स पे भी असर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लिम्फेटिक लिम्फ एडिमा हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है लिम्फ एडिमा की, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोग के आप ऊपर से नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फिर क्लिनिकल फीचर्स, देखो पेशेंट कैसे आपके पास आएगा, ठीक है, कांस्टेंट डल एक लेके आएगा पेशेंट, और सीवियर पेन भी हो सकती है, डल पेन से लेके सीवियर पेन तक इसकी रेंज है, ठीक है। इसी तरह बर्निंग एंड
बर्स्टिंग सेंसेशन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, बर्स्टिंग सेंसेशन, सेंसिटिविटी टू हीट भी हो सकती है। देखिए अक्सर पेशेंट्स जिसकी बात कर रहा हूँ कि जो पेशेंट्स है ना, वो देखो पाँव में सुइयाँ चुभती हैं और पाँव में जलन होती है कि इस तरह की जो कंप्लेन करती है ना, उसमें देखो नर्व्स का भी कोई रोल हो सकता है, उसमें आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स का भी कोई रोल हो सकता है, ऑल्सो उसमें हमारी लिम्फेटिक्स का भी रोल हो सकता है। ठीक है, तो देखो सेंसिटिविटी टू हीट बुबास निराना हापाए तातिबिन हो सकता है कि कोई पेशेंट आपके पास आ जाए तो सेंसिटिविटी टू हीट उसको की कॉज उसकी लिम्फ एडिमा हो। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पिंस एंड प्रिक सेंसेशन, ये देखिए पिंस एंड प्रिक सेंसेशन, ये भी कुछ चुभती हैं, सुइयाँ चुभती हैं कि लोग पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि वीपिंग हो गया, एक्सकोरिएशन हो गई और अल्सरेशन भी हो सकती है। ये भी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिम्फेडिमा में आ जाता है। ठीक है, फिर एथलीट्स फुट के साथ पेशेंट आ सकता है, और एक्यूट इन्फेक्टिव एपिसोड्स कोई भी इन्फेक्शन लेके पेशेंट आ सकता है। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये क्लिनिकल फीचर्स थे। ठीक, अब इन्वेस्टिगेशंस हम क्या कराएंगे, कोई पेशेंट इस क्लिनिकल फीचर के साथ आ गया तो हम क्या कराएंगे। देखो मेजॉरिटी जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द डायग्नोसिस ऑफ लिम्फेडिमा इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स और टिपिकल केसेस में जो डायग्नोसिस जो होती है, डायग्नोसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या फिर इसको ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, कह दो। लेकिन ए टिपिकल केसेस में फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि है ए टिपिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए टिपिकल में डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला ग्रुप ऑफ टेस्ट, उसको हम रूटीन टेस्ट, बेसलाइन टेस्ट फॉर फुल ब्लड काउंट, यूरिया, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोफाइलेरिया। तो ये रूटीन टेस्ट हैं। ठीक है ना, फुल ब्लड काउंट, RFTs, LFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, माइक्रोफाइलेरिया। दूसरा जो टेस्ट है हमारे पास वो है लिम्फ एंजियोग्राफी, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ एंजियोग्राफी। इस तरह मैं डिनोट करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये लिम्फ एंजियोग्राफी हो गई। सही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है लिम्फो शिंटिग्राफी, आइसोटोप लिम्फो शिंटिग्राफी। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास रूटीन ब्लड टेस्ट है, फिर हमारे पास